नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके मन में एक कौतूहल थी और उत्सुकता थी कि मैं अपना एपीआई स्कोर कैसे जानूँ? चूँकि आप में से जिन-जिन व्यक्तियों का चयन हो चुका है या जिनका चयन नहीं हुआ है, सबके अंदर ये उत्सुकता बनी हुई थी कि हम कैसे आयोग से अपने स्कोर को जानें, कैसे आयोग से अपने स्कोर को माँगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे थे चूँकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अन्य अन्य कई विषयों के स्कोर कार्ड दिखाए गए हैं। तो सभी अभ्यर्थी अपने-अपने स्कोर कार्ड को जानने के लेकर उत्सुक थे। लेकिन अभी है क्या कि अगर हम आयोग को आरटीआई भी अगर करते हैं, आयोग दैट मीन्स कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग बातें हो रही हैं, जिसके द्वारा बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। तो आयोग को अगर आप ऑनलाइन आरटीआई डालना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आरटीआई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग की जो वेबसाइट है, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो जो आप आरटीआई डालेंगे, वो ऑफलाइन ही डालेंगे। तो आरटीआई हम कैसे क्या डालें कि उस चीज़ से हमको जितने भी रिस्पॉन्स मिलने चाहिए, वो सभी रिस्पॉन्स मिल जाएँ और लगभग उसमें कितना समय लगता है? अभी आज हम लोग के संग जो मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजीव रंजन सर, उनके बारे में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये गांधी को जीने वाले हैं, ये गांधीयन थॉट से पीएचडी भी कर रखे हैं और अभी ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे-कैसे आयोग से को आरटीआई करें और कैसे उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखें और क्या-क्या चीज़ें आयोग से माँगी जा सकती हैं आरटीआई के द्वारा। चूँकि ऐसा भी हो सकता है कि आप आरटीआई करें, बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा उन्होंने आरटीआई फाइल किया लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया या फिर रिस्पॉन्स दिया गया तो वो दूसरे ढंग से कि आपने ये चीज़ माँगा है जो कि अयोग्य वो चीज़ देने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम सभी समझेंगे कि कैसे हम आरटीआई करें कि हमको दस्तावेज आयोग के द्वारा प्राप्त हो। तो राजीव रंजन सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी पहलुओं को रखें कि कैसे हम लोग आरटीआई डालें कि सभी जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं आयोग के द्वारा हमें प्राप्त हो। वेलकम सर। थैंक यू सर। आरटीआई में पहले ये क्लियर कर दूं कि आरटीआई कोई केस नहीं, ठीक है। आरटीआई करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई केस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी डर रहता है कि कहीं ये केस तो नहीं है, केस है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात कि आरटीआई आप जो भी करेंगे आपको कुछ होने वाला नहीं, किसी टाइप का पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये डर भय कुछ नहीं रहना चाहिए। आरटीआई जब 2005 में एक्ट बना तो उस समय थोड़ा मना खुला था। खुला क्या था कि कुछ भी मांगते वो आपको मिल जाता। बशर्ते जहाँ से आप डिमांड कर रहे हैं वहाँ वो अवेलेबल हो। अभी थोड़ा क्या कर दिया है कि किसी का व्यक्तिगत कुछ भी मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगा, इस पर रोक लगी हुई, ठीक है। तो व्यक्तिगत आप किसी से मांग नहीं सकते हैं। अब किसी कैंडिडेट के बारे में आप कहें कि उसका कितना मार्क्स आया है, उसका मना ये क्वालिफिकेशन क्या था, वो नहीं पता है। तो उसका जानने के लिए भी एक होता है ना, सुराग छूट जाता है, कुछ ना कुछ सुराग रहता है। तो उसके लिए क्या है कि आप सामूहिक रूप से मांगे। सामूहिक जब मांगिएगा तो आप मैंने प्रश्न हो जाएगा कि व्यक्तिगत आप उसका नहीं मांग, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट मैंने करेंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आरटीआई का एक फॉर्मेट, एक फॉर्म है। फॉर्म में क्या है, मेन मैंने चीज क्या है उसमें मैंने भेजने वाले जो अप्लिकांट है उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका ईमेल होना चाहिए, ये सारा चीज प्लस 10 रुपया जो है उसमें कैश लगता है। 10 रुपया मिनिमम है, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं जो है मुझे करना था, पटना में 10 रुपया का क्यों नहीं मिला, तो मैं 50 रुपया का दे दिया, तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। और है कि अगर आरटीआई का जवाब वो मतलब 2-3 पेज का है तो वो फ्री में देंगे, लेकिन कहीं 100 पेज का हो जाए, कुछ ऐसा डिमांड किए उसको 100 पेज देना पड़े, तो उसका फिर वो पैसा लेंगे। तो उसके लिए वो डिमांड मैंने आपको जवाब देंगे कि आप पहले इतना कैश जमा कीजिए तब हम देंगे, ठीक है। वो ज्यादा मैंने जेरॉक्स कर, और ये 2-4 पेज या 10 पेज तक का ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आरटीआई का जो फॉर्म है, तो फॉर्म में है क्या कि आप नाम, एड्रेस, ये सब जो है आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन ये उस पेज में होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट में आप लिखेंगे ऊपर में इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सबसे ऊपर में, ठीक है। यह लोक सूचना 2005 अधिनियम, ठीक है, फर्स्ट में ऊपर में हेडिंग दे। उसके बाद सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, ठीक है। लोक सूचना पदाधिकारी कहाँ देना है? तो चूंकि यहाँ पर आज जो मैं बता रहा हूँ वो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से ही रिलेटेड है। क्लियर है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, ठीक है। लोक सूचना पदाधिकारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, ये लिखना है। उसके बाद विषय क्या है? विषय में होता है कि विषय है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जानकारी के संबंध। प्रश्न विषय में यही रहेगा, प्रश्न उसके बाद होता है, ठीक है। विषय है कि हम आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी चीज डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन, ये विषय लिखने के बाद, विषय के बाद नीचे एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न में तो उसका जिक्र नहीं करना है हिंदी विषय का या किसी विषय का, क्योंकि एक ही विषय का हमको लेना है, एक ही विषय की जानकारी हमको लेना है सब चीज का। ऊपर में ही लिख देंगे, मैंने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत विषय में लिखिए, विषय के नीचे लिख दीजिए हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर विज्ञापन संख्या एपी हिंदी 07/2020-21 के आलोकेशन। इसका मतलब है कि अभी जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसी से संबंधित रहे, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हेडिंग आपने दे दिया है कि मुझे सिर्फ उसी की जानकारी हिंदी विषय से, ठीक है। या क्योंकि हमने कहा कि ये नोटिफिकेशन का ही नंबर है। दूसरा ये भी दे सकते हैं कि इंटरव्यू जो हुई, मैंने एग्जामिनेशन इंटरव्यू जो हेल्ड हुई, मैंने जो एग्जामिनेशन हुई किस डेट से किस डेट तक हुआ, इस सबका जानकारी लेना है, इतना से इतना तक का। और जो नोटिस में नोटिफिकेशन हुआ था आयोग की तरफ से इंटरव्यू के लिए, वो भी दे सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप विज्ञापन दे दीजिए, सबसे सीधा, ठीक है। प्रश्न में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब आपको नहीं, वो वही चीज देगा जो उसके पास लिखित रूप में कुछ पेपर होगा वो दे सकता है, ठीक है। तो क्यों बोलिएगा तो वो उसका जवाब नहीं देगा, क्यों का कोई जवाब ही नहीं, कैसे का कोई जवाब। इसको हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, लेकिन मैं जो है उसमें लिखेंगे कि मुझे सत्यापित प्रति, जैसे मुझे आयोग द्वारा एकेडमी, जनरल, टीचिंग एक्सपीरियंस और इंटरव्यू में इतना अंक दिया गया है, मुझे कह रहे हैं, ठीक है, मैं खुद अपना मानना, इतना अंक दिया गया है, सत्यापित प्रति, उसको देने के लिए वो बात है, देना ही पड़ेगा, नहीं देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, ठीक है। अपना तो कहीं से भी मांग सकते, कुछ भी मांग सकते हैं, यहाँ तक कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया वो भी आप उससे मांग सकते हैं। मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया उसकी सारे का जेरॉक्स मुझे, मैंने अटेस्टेड कॉपी वो भी दे दूँ, ठीक है। दूसरा है, अब दूसरे के बारे में जानना है तो दूसरे के बारे में किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट का रोल नंबर दीजिएगा, उसका वो नहीं पता, क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है आरटीआई में कि व्यक्तिगत किसी का नहीं देना है। तब हम कैसे मांगेंगे दूसरे का? इस तरह से हम मांग लिया अगर ईडब्ल्यूएस कोटा, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटा में चयनित सभी अभ्यर्थी एकेडमिक, जनरल, टीचिंग एक्सपीरियंस अवार्ड और इंटरव्यू के में दिए गए अंक का सत्यापित प्रति। एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में सत्यापित कॉपी ही लिखना है। सत्यापित प्रति मांगने का मतलब है कि उसको जो भी उसके पास पेपर है वो जेरॉक्स देगा, उस पर वो अटेस्टेड करेगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस कितना साल का किया है, ठीक है, रजिस्ट्रार से दिया है चाहे जिससे लिखा के दिया है उसका भी जिक्र कर सकते। निर्गत प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फलना यूनिवर्सिटी से मैंने, ठीक है, निर्गत प्रमाण पत्र दिया, क्या मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस का मार्क्स दिया गया? देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न कर नहीं सकते दिया गया, ये प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि हम वो प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस का मार्क्स दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो क्या कारण है का सत्यापित प्रति, ठीक है।
बार-बार मैं उससे पेपर मारता। उसके बाद आप नाम लिखिए, पत्राचार का पता लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल लिखिए और शुल्क लिखिए और कितना आप पैसा दे रहे हैं और कब आईपीओ लिखिए, ठीक है? आईपीओ पर क्या लिखना है? आईपीओ पर भी वही लिखना है, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना और डाकघर में लिखना है जीपीओ पटना जहाँ वो भेजेगा और प्लस अपना एड्रेस और आईपीओ के पीछे लिख देना है फॉर आरटीआई, ठीक है? इससे पता चलेगा कि वो आईपीओ सिर्फ वो आरटीआई के लिए ही अप्लाई, ठीक है? और नीचे फिर आ जाएगा आवेदक और आवेदक के नीचे जो है अपना नाम रहेगा, फिर साइन रहेगा और वहां पर आप अपना यूनिक नंबर, मैं एक ही बार यूनिक नंबर यहाँ दिया हूँ, नीचे देंगे। इससे होगा कि वो इससे संबंधित कैंडिडेट है उस ईडब्ल्यूएस में, इसलिए वो देते हैं, ठीक है? और जब सब मांग रहे हैं तो सभी कैंडिडेट का एक साथ उसमें आपको कितना मार्क्स आखिरी में आया है, कितना टीचिंग में आया है, इस सारा चीज वो देंगे, ठीक है? ये इनिशियल और एक बात ये 30 दिन के अंदर देने का है, जैसे कि मैंने आयोग जो आप दीजिएगा तो उसको जिस डेट में मिलेगा उस डेट से 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई करेंगे आप, ठीक है? आपको जवाब देना। लेकिन आयोग के पास अभी मैंने बहाना है कि बहुत सारा आरटीआई आ गया है, लेट हो सकता है कि मैं जो है एक आरटीआई किया था फरवरी में, वो हमको मई में मिला। हम तो सोचे कि लगता है वो भूल गया क्या, अब उसके आगे करना पड़ेगा। उसके आगे क्या होता है कि आरटीआई जो है अपीलेट, फर्स्ट अपीलेट होता है, ठीक है? नहीं पहले ये यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट फेज यही है आरटीआई का। और दूसरा फेज जो है आरटीआई का, वो जवाब जो देंगे, जवाब के नीचे में फिर लिखेंगे कि अगर इस आंसर से, इस रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर वो एक एड्रेस देंगे मैंने आयोग का ही, और उसमें अपीलेट का नाम देंगे, इसको आप जो है 20 दिन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर उसमें जब आप करेंगे तो उसका जो कॉलम होगा, उसमें कॉलम में ये 5 कॉलम होते हैं, मैंने उसमें एबीसीडी करके रखा, वो भी बताते हैं कि बार-बार आपको पूछना पड़ेगा ना। सर ये जो फॉर्म का फॉर्मेट होता है या एक सामान्य रूप से एप्लीकेशन जैसा लिखना होता है? जी, देखिए पहले शुरू में सब जगह फॉर्मेट जो है मिल जाता है, ठीक है? अभी फॉर्मेट में की जगह कम है, आपको क्वेश्चन अगर 5-6 करना है तो उसमें हटेगा, ठीक है? जगह कम है तो उससे अच्छा है कि हम फ्रेश पेज पर जो है अपना ही उसी फॉर्मेट की तरह लिख देना है। जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट को मैंने बताया है। और उसके जब नहीं जवाब जो है नहीं मिलेगा, हमने जवाब मिलने के बाद अगर आपको जो क्वेश्चन आपने किया वो नहीं दिया, तब फिर आप फर्स्ट अपीलेट को कर सकते। फर्स्ट अपीलेट भी उन्हीं के ऑफिसर होंगे आगे, जैसे अभी मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर है तो उसके ऊपर होंगे, या फिर सेक्रेटरी लेवल का, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का भी वो हो सकते हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट अपीलेट में जब आप जाएंगे तो उसमें फिर पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है? अपील उसके ऊपर में लिखा होगा अपील अंडर सेक्शन 19(1), अभी फर्स्ट जो क्या था वो सेक्शन 18, ठीक है? तो ये सेक्शन 19(1) है और ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें क्या होगा कि टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ब्रैकेट में अगर आपको जानकारी है कि उसका वहां पर क्या पद है तो वो भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना लिखेंगे। अब वहां पर मैंने ये ए बी सी डी करके और ई तक जाएगा कैटेगरी, ठीक है? ए में क्या रहेगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका नाम होगा और आपका एड्रेस, ठीक है? फिर बी नंबर में होगा डिटेल अबाउट आरटीआई रिक्वेस्ट, आप आरटीआई रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं उसी के लिए। तब हो जाएगा क्वेश्चन 1 में पार्टिकुलर ऑफ द सीपीआई अगेंस्ट सीआईओ अगेंस्ट व्हिच डिसीजन अपील इज प्रीफर्ड, मतलब मैंने किसके अगेंस्ट में आप फिर कर रहे हैं, क्योंकि आयोग ने जो फर्स्ट लेटर आपको दिया था उसमें जो है उसने आगे वालों का नाम लिख दिया,
नाम लिखा है कि इसके इसके पास आप 3 दिन के अंदर कर सकते हैं, उसी का नाम लिखना होगा, हम नहीं उसका नाम नहीं लिखना होगा, जो आपको भेजा फर्स्ट में उसका नाम लिखना होगा कि उसने हमको इस डेट में अप्लाई मैंने जवाब दिया। फिर आता है ब्रीफ फैक्ट लीडिंग टू अपील। उसमें क्या कारण है कि हम जो है क्लियर अप्लाई मैंने सप्लाई नहीं, जो सूचना दिया वो क्लियर नहीं था, और ये मेरा ग्राउंड बनता है सूचना जानने का। ठीक है। फिर तीसरा में आ जाएगा सी में, फ्लोइंग इंफॉर्मेशन शॉर्ट, मैंने किसका इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन जो आपको पहले मैंने लिखा हेडिंग में कि हिंदी विषय का सहायक प्राध्यापक का के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्या करना। फिर 3 कॉलम बनेगा, एक होगा इंफॉर्मेशन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन प्रोफाइल और डिफिशियंसी इन इंफॉर्मेशन। ठीक है। इस 3 कॉलम में फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन शॉर्ट है, इसमें जितने क्वेश्चन आपने किया था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, उस क्वेश्चन को सिर्फ जिसका जवाब दे दिया तो बात खत्म है, और जिसका जवाब से आप मैंने संतुष्ट नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप फिर कर सकते। और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड में क्या क्या उसने जवाब नहीं दिया, उसमें लिख देना है कि जवाब उन्होंने नहीं दिया। ठीक है। फिर तीसरा कॉलम है डिफिशियंसी इन इंफॉर्मेशन, उसमें क्लियर लिखना है कि आप चाहते क्या है, आप ही जवाब उसको बनाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद बी नंबर आता है प्रेयर ऑफ रिलीफ सॉन्ग, मतलब किस तो उसमें लिखना है प्लीज सप्लाई द डॉक्यूमेंट्स एज एवर एप्लीकेशन। ठीक है। और लास्ट में मतलब ये सब जो कैटेगरी बता रहे हैं ABCD ये कैपिटल में है। ठीक है। ये है लास्ट लास्ट डेट फाइलिंग द अपील, इसके पहले आपने कब लास्ट अप्लाई, नहीं जो ये लास्ट डेट इस बार क्या है 30 तारीख का, 30 दिन के अंदर उसका लास्ट डेट कब है। ठीक है। नीचे फिर आप पहले से देंगे, डेट देंगे और सिग्नेचर एप्लीकेंट और जो यूनिक, ये आपको मतलब फर्स्ट अपील। थर्ड अपीलेट फिर है, वो है डायरेक्ट जो है दिल्ली से होता है, वो जैसे अभी आप लोग से हम रूबरू हो रहे हैं डायरेक्ट, तो थर्ड होता है CIC। ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो दिल्ली में बैठे, तो जब उससे भी मैं बात किया हूँ इस संबंध में, क्योंकि जब मैं किया था तो उस समय ये मोबाइल भी उतना नहीं था, 10-11 की, तो उस समय डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में कहीं कहीं होता था मैंने इंफॉर्मेशन का, तो वही मैंने डेट जो है फिक्स करता था कि इतना तारीख को आप इतना बजे ऑनलाइन रहेंगे, और आपको भी करेगा और प्लस जिसको आप किए हैं उसको भी करेगा, आयोग का भी जो हेड होगा वो रहेंगे, हेड मतलब RTI का जो काम देख रहे हैं, और दोनों को ऑनलाइन वहाँ के जो मैंने कमिश्नर के यहाँ से फोन डायरेक्ट रहेगा और पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछेगा कि आपका क्या क्वेश्चन। हेलो राजीव सर, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? भी 15,000। हाँ। जी हाँ। अ, राजीव सर, क्या आप सुन पा रहे हैं हम सभी को? हेलो हेलो। वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। हेलो। उधर से तो आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी सही है। तो राजीव सर, जैसा कि अगर हम क्रमागत ढंग से चलने की कोशिश करें, मान लीजिए एक नया अभ्यर्थी है जिसे कुछ भी आरटीआई के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले जैसे कि आपने उसको बताया कि क्या क्या एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, तो पहले उसको एक सामान्य तौर पर एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपने बताया कि 10 रुपए का ये पोस्टल चार्जेज होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में अदा करना होता है, एम आई राइट? ठीक है। और वो पोस्टल चार्जेज जो अदा करेंगे उसको वहाँ पे पे करना होता है, उस फॉर्म में लिखना होता है, जैसा कि अभी मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप इस पर सहमति जताएंगे? आपने जैसा कि बताया आरटीआई का जो फॉर्मेट होगा यही होगा, इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऊपर में ये लिख देंगे। इसके बाद सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना। विषय आरटीआई एक्ट 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना देने के संबंध में। इसके बाद इंफॉर्मेशन साउट फॉर हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर विज्ञापन संख्या एपी हिंदी, जो भी आपका विज्ञापन संख्या होगा, अगर आप साइकोलॉजी के अभ्यर्थी होंगे, अगर आप केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स के होंगे, जिस भी विषय के होंगे, अपना एपी और सब्जेक्ट नेम और जो भी विज्ञापन संख्या होगा विज्ञापन संख्या लिखेंगे के आलोक में। अब यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें मांगनी है वो चीज़ें लिख देंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कि मुझे आयोग द्वारा एकेडमिक, जनरल, टीचिंग एक्सपीरियंस और इंटरव्यू में कितना अंक दिया गया है सत्यापित प्रति दी जाए। जैसा कि सर ने बार बार बताया कि आप जरूर ये नीचे मेंशन करेंगे कि सत्यापित प्रति दी जाए, यह दिया जाना आपके द्वारा अनिवार्य है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कोटा में चयनित सभी अभ्यर्थियों का एकेडमिक, जनरल, टीचिंग एक्सपीरियंस, अवार्ड और इंटरव्यू में दिए गए अंकों का सत्यापित प्रति दिया जाए। जैसा कि सर ने अभी अभी बताया कि आप इंडिविजुअल किसी अन्य अभ्यर्थी का नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि उससे आप किसी की निजता को सीधे आप मांग रहे हैं, तो आप किसी की निजता की जानकारी आप सीधे नहीं ले सकते हैं। इस वजह से आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अगर जानना चाह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे का मांगिए। अगर आप संपूर्ण अभ्यर्थी का जानना चाह रहे हैं तो पूरे अभ्यर्थी का भी आप मांग सकते हैं। जी, मांग सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा जैसा है कि मैंने टीचिंग, मान लीजिए किसी को अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया, या फिर रिसर्च पेपर का ही किसी को लग रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल 10 महीने का रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिया था, क्या मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस का मार्क्स दिया गया है? अगर नहीं दिया गया है तो क्या कारण था, सत्यापित प्रति दी जाए। तो इसके संबंध में आपको सत्यापित प्रति भी बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। जैसे कि एक इसी तरह कॉमनली लिखा गया है प्रियंका कुमारी, इसे डमी नाम समझिए। और पत्राचार का पता, यहाँ पे आप अपना पता लिख देंगे, पत्राचार जो है, मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, ईमेल नंबर लिखेंगे। इसके बाद जो आपको आईपीओ नंबर मिलेगा, 10 रुपए का एक पोस्टल चार्ज, जैसा कि सर ने अभी बताया कि कहीं कहीं वो 10 रुपए के चार्जेस। सर इसका क्या है, ये जरा पोस्टल आईपीओ कैसे मिलेगा, इसके बारे में जरा बताएं प्लीज। आपने उसका पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। और 10 रुपया का लेंगे तो उसका मतलब चार्जेज होता है 2 रुपया या 2.5 रुपया, अभी शायद 5 रुपया है, तो कमीशन उसका। अच्छा तो अच्छा। वो देने के बाद वो दे देंगे। आरटीओ में होता क्या कि मेरे पास होगा नहीं है, तो वो अभी तो कहाँ एनीवे कोई बात नहीं, आप बताएं आरटीओ आईपीओ। में लिखना। आरटीओ में जो है, जैसे ये देखिए आरटीओ हम दिखा रहे हैं, आरटीओ कटा हुआ दिखा है। ये आरटीओ जो है, ये कटिंग भाग अपने पास रखना है। आरटीओ जो रहेगा तो बाएं साइड में वो मार्किंग किया रहता है कट करने का, ठीक है। तो कट जहां पर करेगा तो उसके ऊपर में पहले 2 लाइन आप मैंने इस तरह से आप जरा आईपीओ को दो एक बार दिखाएं, आईपीओ को एक बार दिखाएं प्लीज। आईपीओ सब है नहीं मेरे पास। नहीं नहीं, तो आप जो दिखा रहे हैं वो चीज एक बार दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये आरटीओ का आधा भाग है कटा हुआ, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ, ये नीचे में, अच्छा इसमें आईपीओ नंबर कहाँ पे है? ये पिन नंबर है ब्लैक से, देखिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं, यस। 116126, अच्छा इसी तरह का वहाँ पे नंबर रहता है, वो उसी को वहाँ मेंशन करना रहता है, राइट? जी, नहीं ये आरटीओ, जैसे ये आधा और इसी का भाग जो है, जैसे पैसा रखा है ना, नोट जैसे होता है 500 का या जो भी हो, उसी तरह से नोट टाइप कराता है, ठीक है। तो जो नंबर ये इस साइड में है वही नंबर और उस आईपीओ पर भी जाता अच्छा है। तो आईपीओ का यही नंबर लिखना है, यही नंबर को लिखना है, ठीक है। ये जो नंबर है इसी नंबर को लिखना है, और 10 रुपये का है तो 10 रुपया लिखना है, और किस डेट में आप आईपीओ लिए हैं वो भी मेंशन करना है। 3 चीज इसमें डिटेल ऑफ की पेज में करना है। या हिंदी में हो गया शुल्क जो है जमा, मतलब डिटेल।
का जो है डिटेल तो इसके बाद आयोग को स्पीड पोस्ट कर देना है, राइट? और ट्रैक कर लेंगे कि कहाँ अभी पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना 8वीं साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन बुध मार्ग पटना 8000, ये एड्रेस है। और स्पीड पोस्ट लिख इतना लिखने के बाद उधर से फिर वो आएगा, उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, कुछ धीरे आम इंग्लिश कुछ भी देना होगा लेकिन देगा। अगर इस तरह से लिखिएगा तो वो मतलब देगा 100%। जी हाँ, अन्य अब कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं आरटीआई संबंधी तो वो पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आरटीआई संबंधित अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आयोग को हम कैसे आरटीआई करें या क्या करें, वैसे तो सभी पहलुओं को बता ही दिया गया है, क्या क्या फॉर्मेट होगा और कैसे कैसे आपको मैसेजिंग लिखना है ताकि आपको समय पे सूचना प्राप्त हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न अपने रख सकते हैं। एनीवन? मुझे लग रहा है सर आपने सभी के प्रश्नों के उत्तर इतने सहज ढंग से रख दिए हैं कि किसी के पास प्रश्न अपने नहीं बचे हुए हैं और सभी को आई थिंक आरटीआई। मैं तो आपको सीआईसी तक का बता दिया, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। ये मेरे पास जो है ना, ये सीआईसी का एप्लीकेशन के साथ मैं वीडियो कॉलिंग कर अच्छा सेंट्रल अच्छा। यूनिवर्सिटी गुजरात